नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभा झा, सहायक प्राध्यापक फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज। आज मैं स्टूडेंट्स के साथ में बीएससी पार्ट 1 होम साइंस बेसिक न्यूट्रिशन का यूनिट 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कुछ न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। यह टॉपिक बीए पार्ट 3 5th यूनिट के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो रेशेदार पदार्थ होते थे उनको पुराने समय में माना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं या उनको नॉन न्यूट्रिएंट मानते थे। उसी प्रकार जल या पानी को भी नॉन न्यूट्रिएंट के अंतर्गत रखा जाता था, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का पोषण मूल्य नहीं मिलता। लेकिन वैज्ञानिकों ने वर्षों अपने अध्ययन से ये पाया कि जो जल है वो जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है, उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए, प्राणियों के शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो वर्तमान में अब जो वाटर या जल है उसको एक आवश्यक पोषक तत्व के अंतर्गत माना जाता है, भले ही वह हमको किसी भी प्रकार का ऊर्जा मूल्य इत्यादि प्रदान नहीं करता। यदि हम देखेंगे तो सामान्य तौर पर मनुष्य के शरीर में पानी का वितरण जो है वह कम से कम 60% जो हमारा भार है शरीर का कोशिकाओं में, उनमें पानी की मात्रा या जल की मात्रा होती है। यह मात्रा 3 भागों में बटी हुई होती है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो कि कोशिकाओं के बाहर पाया जाता है, जैसे रक्त, लसिका, लिम्फ, प्लाज्मा वगैरह। दूसरा कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला जल, इंट्रासेलुलर वाटर, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वगैरह। और तीसरा इंटरस्टिशियल वाटर जो कि 2 कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जल में ये मुख्य गुण होता है कि उसमें घुलनशीलता होती है, उसका विसरण आसानी से होता है और साथ ही साथ वह आयन का फॉर्म करता है, अर्थात जो H2O है वह विघटित होकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाता है और इन्हीं गुणों के माध्यम से वह शरीर में विभिन्न कार्य करता है। यदि हम कार्य की दृष्टि से देखेंगे तो यह शरीर संगठन का हमारा बहुत आवश्यक अंग होता है। जितने भी हमारे शरीर में जो क्रियाकलाप होते हैं, ब्लड के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से, कोशिकाओं के अंदर का चयापचय, जो हमारे कार्टिलेजेस हैं, इन सभी में जल की एक निश्चित मात्रा जो रहती है वह पाई जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो जल है वह घोलक के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भोजन के पाचन, अवशोषण, समांगीकरण, उत्सर्जन, इन सभी प्रक्रियाओं में जल जो है वो एक सॉल्वेंट या घोलक के रूप में कार्य करता है। यदि तीसरा उसका कार्य हम देखेंगे तो ताप नियमन करता है, या पसीने के रूप में। गर्मी में जब बहुत ज़्यादा हमको प्यास लगती है, इसलिए क्योंकि जल में शरीर की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो यह जल के हमारे इनटेक जो है या मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। तो हमारे शरीर का जो तापक्रम रहता है उसका नियमन भी जल के माध्यम से होता है। यह स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट के समान कार्य करता है, नाजुक अंगों के लिए पैडिंग के समान कार्य करता है। हमारे मस्तिष्क में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के रूप में पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड के रूप में पाया जाता है। जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास भी पानी भरा हुआ होता है, जो कि उसको बाह्य आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ ही साथ यह पीएच का भी नियमन करता है। आपको यह विदित है कि हमारे शरीर में जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं वह एक निर्धारित पीएच में होते हैं, चाहे वो पाचन हो, अवशोषण हो, चयापचय हो, गैस्ट्रिक जूसेस का काम हो, हार्मोन्स का हो। तो यदि ये पीएच मेंटेन किया जाता है तो ये जल की सहायता से किया जाता है। अब यदि हम इसकी दैनिक आवश्यकता देखेंगे तो इसकी दैनिक आवश्यकता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, क्योंकि जो पानी है उसकी आवश्यकता हमारे शरीर में कितनी होगी यह निर्भर करता है कि व्यक्ति की चयापचय संबंधी गतिविधि कैसी है, उसकी क्रियाशीलता कैसी है, मौसम कितना गर्म है, वह व्यक्ति कितनी शारीरिक क्रियाशीलता कर रहा है, खिलाड़ी है इत्यादि। क्योंकि हमारे शरीर से जो पानी का लॉस होता है, जो पानी का ह्रास होता है, ये पसीना, मूत्र, श्वसन और मल उत्सर्जन के रूप में होता है। तो सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जल हमको कम से कम 2.5 से 3 लीटर की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करना ही चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति है उसके शरीर के समस्त कार्य सुचारू रूप से चलते हैं और जो जल है वो शरीर में उपस्थित जो टॉक्सिन्स हैं या टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको निरंतर उत्सर्जन करता रहता है।
इसके अलावा जल की मात्रा लेते समय हमको शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है कि वह व्यक्ति जो है उसको कहीं बुखार तो नहीं है, क्योंकि बुखार में जल की आवश्यकता बढ़ जाती है। वमन, डायरिया जैसी स्थितियों में उसके शरीर से उत्सर्जन बढ़ जाता है। किडनी डिजीज़ होने पर उसके जल के ऊपर में जो है वो हमको परहेज रखना पड़ता है। तो यह निर्भर करता है कि व्यक्ति विशेष की क्या स्थिति देखी जा रही है। अब हम देखेंगे कि जो जल है इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। जो जल हमको वातावरण में मिलता है प्राकृतिक, वह एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जिस जल का हम सेवन करते हैं मुख्य रूप से वो टैप वाटर या नल में आने वाला पानी, कुएं से प्राप्त होने वाला जल, बोरिंग से प्राप्त होने वाला जल होता है, जो कि शुद्ध जल के रूप में हमको उपलब्ध होता है। परंतु हम दैनिक जीवन में अपने आसपास जिन भोज्य समूहों का उपयोग करते हैं उसमें एकदम शुष्क पदार्थों को छोड़कर फल, सब्जियां, दूध, दही, तरल पदार्थ जिनका भी हम सेवन करते हैं उन सभी में जल की भरपूर मात्रा होती है। कुछ सब्जियां जैसे पालक है, पत्तेदार सब्जियां हैं, लौकी, तुरई वगैरह, इनमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो फल होते हैं उनमें, जैसे अब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो खरबूज, तरबूज, इनमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार जो रसीले फल होते हैं वो हमको इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ जल की मात्रा को भी पूर्ण करते हैं। तो इसलिए जो तरल पदार्थ हम भोजन में लेते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में लें, जूस के रूप में लें, नारियल पानी के रूप में लें, सादा पानी के रूप में लें, सब्जियां जो हम रसेदार लेते हैं, इन सब में हमको जल की आपूर्ति होती है। और शेष जल जो रहता है वो हमको साफ शुद्ध पानी के रूप में जो है उसका सेवन करना चाहिए। अब यदि जो दूध, चाय, कॉफ़ी, मतलब आपको मालूम है कि जितने भी तरल पदार्थ का हम सेवन करते हैं या जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है या भोजन पकते समय जो पानी छोड़ते हैं, वो सभी तरल पदार्थ जो रहेंगे वो हमारे शरीर में पानी की मात्रा की आपूर्ति करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जैसे सभी चीज़ों को निर्धारित मात्रा में लेना चाहिए, उसी प्रकार जल जो है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उसको यदि हम निर्धारित मात्रा से उसका सेवन कोई व्यक्ति कम करता है या कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यदि बहुत ज़्यादा वमन हो रहा है, डायरिया है, बुखार है, और ऐसी परिस्थिति में यदि वो व्यक्ति जल का सेवन कम करता है तो उसके शरीर में जल का स्तर कम हो जाता है, जिसको कि निर्जलीकरण कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। व्यक्ति का गला सूखने लगता है, उसके हाथ पैर कपने लगते हैं, नमक का स्तर जो है वो उसके शरीर में कम होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने लगते हैं, और साथ ही साथ उसके शरीर में झुर्री जैसी आने लगती है, त्वचा ढीली पड़ने लगती है, उसका तापक्रम गिरने लगता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं। और यदि उसका तत्काल उसको जल की आपूर्ति या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह नहीं दिए जाते, जो ORS के रूप में भी उसको दिया जा सकता है, तो निर्जलीकरण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। विशेष करके जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, इस समय यदि हम ध्यान न रखें तो निर्जलीकरण जो है वो घातक हो सकता है। दूसरी स्थिति होती है ओवर हाइड्रेशन की, जैसा कि कुछ लोग जो हैं वो वाटर थेरेपी लेते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा जल का सेवन करते हैं, क्योंकि अध्ययन में ये पाया गया हुआ है, शोध में ये पाया गया हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, इस तरीके का यदि कोई जल का सेवन करते हैं और वो उसको एक आदत बनाते हैं अपनी, तो उस स्थिति में वह जल जो है वो कोशिकाओं में सूजन उत्पन्न करता है, स्वेलिंग उत्पन्न करता है, और जिसका प्रभाव जो रहेगा वो किडनी पर लोड पड़ता है, किडनी जाके आगे खराब होने का डर होता है। तो इससे हमको यह स्पष्ट होता है कि हमको जिस प्रकार से हम अन्य पोषक तत्वों की ओर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार जल जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही अनिवार्य पोषक तत्व है। उसको भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। और जो जल के अन्य स्रोत होते हैं, जैसा भी आपको मैंने बताया, उसमें उत्तम खाद्य पदार्थ जैसे फलों का रस, नारियल पानी, इन सब का सेवन करने से हमको मिनरल्स या खनिज लवण भी मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जल ही जो है वह जीवन है।